यूपीएससी जियो केमिस्ट है ना, ये एक ड्रीम जॉब। तो आज PYQ 2021-22 का जितने भी कोई इकोनॉमिक के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारा एनालिसिस भी करेंगे और बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको जानने को मिलेगा। नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि बिना नोट किए कोई भी क्लास मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप सुनते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं। ठीक है, तो लिख कर रखिए और ये आपका काम आएगा रिवीजन की टाइम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये तो मैं बता दूं कि ये MSP एडू पार्क में कोर्स एक लॉन्च हुआ है कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का फुल कोर्स। ठीक है, ऑफर तो चल रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफर देख लीजिए, कोर्स फी कितना है 3499। आसानी से आप अवेल कर सकते हैं और देर किस बात की, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और जीके की पोर्शंस मैं दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस, द प्रोग्राम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका रूरल की बात कर रहे हैं, ग्रामीण लिखा हुआ है, इज इम्प्लीमेंटेड बाय, रूरल में जो प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन कौन इम्प्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आंसर कीजिए आप पहले, ठीक है, फिर बाद में हम बताते हैं आंसर। चलिए आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये लॉन्च कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च कर दिया गया है। कौन किया? हमारे PM मोदी जी ने लॉन्च किया। और मतलब इसको प्रमोट कौन किया? प्रमोट मतलब ये तो लॉन्च किसके द्वारा हुआ? मिनिस्ट्री तो ये जल शक्ति के अंदर था। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्लीनेस्ट सिटी देख लीजिए। ये क्लीनेस्ट सिटी पहले तो आएगा आपका इंदौर, फिर आएगा सूरत, फिर आएगा आपका विजयवाड़ा। क्लीनेस्ट सिटी तो हो गया। ग्रीनेस्ट सिटी कौन है, ये आप बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ग्रीनेस्ट सिटी किसको कहते हैं? ग्रीनेस्ट सिटी किसको कहते हैं? आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं। चलिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसका मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री चेंज नहीं हुआ है। और पता है ये जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नाम के कोई मिनिस्ट्री नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following the functions of नीति आयोग? नीति आयोग के बाद तो आप पढ़े ही है कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके,
तो पहला आप देख लीजिए स्टेटमेंट, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आता है आपका फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 3 आता है आपका थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये तो मैंने बताई दी। फिर आप सोचिए कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आप देखिए कौन सा आंसर आएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, ये सभी सही है, सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब पहले तो आप ये बताइए नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये 15, अरे क्या लिख रही हूँ मैं, 15 अगस्त 2015 में हुआ है ना? अरे 15 अगस्त क्यों है? नहीं, 15 अगस्त नहीं, ये है आपका 1 जनवरी। माय मिस्टेक 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, जिसका गठन हुआ था। इसके पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लानिंग कमीशन पहले ये 5 ईयर प्लान को प्रमोट करता था, 5 ईयर प्लान। ये प्लानिंग कमीशन 1950 में इसका गठन हुआ था, 1950 में। और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका जो गठन हुआ था ये 1952 में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग की चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? ये देख लीजिए, चेयरमैन है हमारा पीएम। ठीक है, चेयरमैन है हमारा पीएम। और मेंबर्स के रूप में यूटीज और जो स्टेट्स है वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, जितने भी सीएम है, ठीक है, सीएम है वो यहाँ का मेंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one among the following functions is not assigned to the National Development Council? National Development Council, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में ये फेज में आया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या काम था? जब प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान करेगा इसको इम्प्लीमेंटेशंस मतलब अप्रूव करने के काम इन्होंने करता था। मतलब कौन? ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आप स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर कीजिए। ये बोला गया है कि नॉट असाइंड। ओके, क्वेश्चंस को जल्दी में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए तो फिर आंसर कीजिए आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंगेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट आया है नंबर बी, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम द टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आया है टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेट प्लान्स। नेक्स्ट आया है टू कंसिडर द नेशनल प्लान्स एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। अगर ये स्टेटमेंट को आप गौर से देखिए तो फिर टू एंगेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, भाई सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को ये अप्रूव करता है ना? तो प्लानिंग कमीशन के साथ साथ तो ये भी अप्रूव करता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ओबियसली यहाँ से अप्रूवल के पहले तो ये रिव्यू तो करेगा ही ना। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के जितने भी प्लान्स आएगा इसको रिव्यू करेगा। अगर कोई भी प्लान इसको पसंद ना आए तो फिर फ्लॉप लगे तो फिर ये ना कर देगा कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आया है आपका टू कंसिडर द नेशनल प्लान्स एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। ओबियसली ये तो कंसिडर करता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर सही है। तो गलत ये हो जाएगा कि टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेट प्लान्स। ये कंट्री का प्लान्स मतलब फॉर्मुलेट करता था, कभी भी ये स्टेट का मतलब जितने भी राज्य है ये स्टेट का फॉर्मुलेशन नहीं करता था। स्टेट प्लान्स का कोई भी फॉर्मुलेशन इसके द्वारा नहीं होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट
questions, the headquarters of Coal India Limited, CIL, okay, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्ना PSU है, महारत्ना कंपनी है, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज लोकेटेड एट, इसका लोकेशन साथ मतलब पूरा ये कंप्लीट स्टैटिक जी के पूछ लिए है, ठीक है। आप आंसर कीजिए, धनबाद नागपुर कोलकाता या कोटागुडेम, आंसर कीजिए पहले आप, चलिए आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। अगर कोलकाता की बात करें, अच्छा ये तो पहले आप देख लीजिए, ये जो हेडक्वार्टर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इसका एस्टैब्लिश ईयर आप लिख लीजिए 1975, ठीक है, 1975। और कोलकाता की बात करें, कोलकाता वाज द कल्चरल कैपिटल, आप कह सकते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कल्चरल कैपिटल है, और ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। 1912 में कैपिटल शिफ्ट होकर यहाँ से दिल्ली चला गया, और तब टाइम किसका था, लॉर्ड हार्डिंज टू का, लॉर्ड हार्डिंज टू का, मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ से आ गया। कोलकाता, ठीक है। कोलकाता का जो पोर्ट का नाम है, क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और एयरपोर्ट का क्या नाम है, एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको रैंक बनाना है, स्टैटिक जीके सीखना है कुछ, तो फिर आपको बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। चलिए अगर हम कोल की बात करें, चलिए कोल की बात करते हैं। कोल, इसका जो प्रोडक्शन है, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इंडिया सबसे ज्यादा नहीं, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड आता है, ठीक है, कोल की प्रोडक्शन में। और यहाँ पे अगर कोल की बात करें, कोल की, तो यहाँ पे एंथ्रासाइट ये बेस्ट कोल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है ये 80 से 90% है, कार्बन कंटेंट 80 से 90%। फिर ये एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। सबसे ज्यादा कोल इंडिया में कौन सा कोल पाया जाता है, आप कहोगे कि बिटुमिनस, और ये बिटुमिनस कोल के लिए फेमस है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और यहाँ पे आपका कोल बेल्ट देखने को मिलता है, आर्कियन बेल्ट हो गया, धारवाड़ बेल्ट हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेल्ट भी देखने को मिलता है। आर्कियन कौन सा हो गया आपका, छोटा नागपुर रीजन, ठीक है, और धारवाड़ कौन सा हो गया आपका, सेंट्रल इंडिया एज वेल एज द डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। और हाँ, धनबाद इज द बिगेस्ट कोल सिटी, धनबाद क्या है, बिगेस्ट कोल सिटी, ठीक है। चलिए नागपुर को हम ऑरेंज सिटी कहते हैं, ये भी आप जानते हैं, और कोलकाता को हम सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सर्टेन जियोग्राफिक रीजन्स इन अ कंट्री may have economic laws different from the country's typical economic laws. Which one of the following could be the reason for allowing the differences in the economic laws for particular geographical region? Questions आप ध्यान से पढ़िए, फिर आप ऑप्शंस को देखिए, ठीक है, फिर आप ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़ा है पर टफ नहीं है। पढ़िए क्वेश्चंस को, पहले तो आप समझिए, फिर आपको आंसर करना है। ऑप्शंस हम पढ़ देते हैं कि नंबर 1 इंक्रीजिंग ट्रेड इन द कंट्री, नंबर बी डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेक्स्ट आया है आपका सी इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नंबर डी लेवरेज कनेक्शंस टू एक्सट्रैक्ट अ लार्जर शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ। क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर तो हम है आंसर करने के लिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, अरे
चलिए, क्या होते रहते हैं, चेंज हो गया। डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें, अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों तरीके से हमारे पास आता है, जो कि प्रोडक्शन कौन ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन, और किसके पास रिजर्व ज्यादा है। ठीक है, ये रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्स की बात करें, रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है, जो मेरे यूटिलिटी को शांत कर सकते हैं, यूटिलिटी को मतलब खत्म कर सकते हैं, वही एक रिसोर्स है। अगर कोई भी जगह पे अंटार्कटिका में ये बहुत मिनरल्स जमा हुआ है, फिर ऐसे लॉफ्टी माउंटेन्स में बहुत सारे ऐसे मतलब रिसोर्सेस है जो कि वहाँ पे रिजर्व होकर पड़े हुए हैं, उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम निकाल नहीं सकते और उसका कोई भी यूटिलिटी हमारे लाइफ में है नहीं। इसीलिए रिसोर्स उसी को कहा जाता है जिसका यूटिलिटी खत्म करने की क्षमता हो। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका नेचुरल रिसोर्स। अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, एक होता है आपका रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि फिर से आप दोबारा से आप बना सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सब आपका क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। और नॉन रिन्यूएबल मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये एक बार खत्म हो जाए तो फिर दोबारा से नहीं बना सकते। तो इसका यही होता है दोनों टाइप। ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आइए, पहले तो इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Which of the following measures is taken by the government with respect to MSMEs? बहुत ही important questions है, बहुत important questions है। देख लीजिए, आंसर कीजिए। अरे भाई, आंसर कीजिए, पहले तो इसका आंसर कीजिए। नंबर 1, एंश्योर बेटर क्रेडिट फ्लो। नंबर 3, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मार्केट एक्सेस। सिलेक्ट द, अच्छा मार्केट एक्सेस, अरे मार्केट एक्सेस यहाँ तक आंसर कीजिए पहले। Ensure the better credit flow, technology upgradation, ease of doing business and market access। ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है। अगर MSME की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो MSME है ये इंश्योर बेटर क्रेडिट फ्लो। ओबियसली यहाँ पे सरकार क्रेडिट का फ्लो दे रहे हैं, क्योंकि मतलब कि लो और अपना स्टार्टअप खोलो MSMEs। ठीक है, तो ये एक बेटर क्रेडिट फ्लो है। नेक्स्ट आया है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। भाई टेक्नोलॉजी का तो अपग्रेडेशन हो ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी मतलब हाथों की जगह ये आपका बेटर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन किया जाए। तो नेक्स्ट हो गया आपका क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मार्केट एक्सेस। ओबियसली भाई ईज ऑफ डूइंग एंड मार्केट एक्सेस इज द मेन पॉलिसी ऑफ एनी बिजनेस। ओके, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, ये तीनों ही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम MSME की बात करें, हमारा MSME मिनिस्टर कौन है, नारायण तातू राणे, नारायण तातू राणे। ठीक है, ये हो गया हमारा MSME मिनिस्टर। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। अच्छा, MSME डे कहाँ पे कब सेलिब्रेट होता है, 27 जुलाई, 27 जुलाई ये होता है, सॉरी 27 जून ये होता है आपका MSME डे। MSME डे 27 जून MSME डे आपका मनाया जाता है। ठीक है, और MSME एक्ट कब आया था, एक्ट कब आया था, ये 2006, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, MSME एक्ट कब आया था। ठीक है, 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आइए,
The second 5-year plan of India is regarded as landmark contribution to development planning. What could be the reasons for the same? 5-year plan के ऊपर है क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या क्या है। लेड एम्फसाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट है आपका एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आएगा आपका एम्ड एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आंसर कीजिए इन्हीं चारों में से, कीजिए आंसर। कीजिए आंसर, बताएंगे आंसर तो हम बता ही देंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लो। चलिए आंसर बता देते हैं। पहले तो ही ऑप्शंस पढ़ते हैं। लेड एम्फसाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही, है ना। तो हेवी इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किए थे, महालानोविश मॉडल के ऊपर ये आधारित थे, वो तो आप जानते ही होंगे। तो फिर ये पॉइंट तो सही है हमारा। एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, ये कैसे? एम्ड एट इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ क्योंकि देश तब मतलब डेवलप करने ही वाले थे, तो ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब इंक्रीज कैसे पॉसिबल है? तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा आपका एम्ड एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली भाई सोशलिस्टिक पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं ना हम, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तब जाकर यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट हुआ कि हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है वो हम मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें मतलब पहले तो ये कैपिटलिस्टिक था, ठीक है। फिर आ गया आपका सोशलिस्टिक पैटर्न। ये क्यों आ गया? मतलब क्वेश्चंस आप देखिए कैसे आपसे पूछे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न। अगर आपको ये नहीं पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है तो फिर आप आंसर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बात किए गए हैं और ये सोशलिस्टिक पैटर्न का भी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि मिक्स्ड इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन यहाँ यहीं से ही हुआ था, मतलब सेकेंड 5 ईयर के प्लान से ही हुआ था, ठीक है। तो अच्छा सेकेंड 5 ईयर की प्लान ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग। Which of the following is the more appropriate reason for making the multinational corporations choose India for outsourcing their services? Obviously ये कॉज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। आप आंसर कीजिए कि लोअर वेज रेट है या फिर हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन पावर, नहीं तो ये कॉर्डियल रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट सिलेक्ट द अच्छा गवर्नमेंट, ठीक है। फिर से वैसी की वैसी होगी, इतना तक आपको पढ़ना है। चलिए आंसर कीजिए, इनमें से आंसर कीजिए। क्यों ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अपना हब इंडिया में खोलते हैं? यहाँ पे बहुत सारे कॉजेस तो है, पर यहाँ पे कौन सा सही है ये आंसर करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन तो करना ही बनता है, मैं नहीं बताऊंगी तो फिर नहीं करोगे, लाइक नहीं बताऊंगी तो नहीं करोगे, कैसी बात है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, चलिए लोअर वेज रेट, इंडिया में लोअर वेज रेट है, ये पॉइंट आपका सही हो गया, सही। हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए हब हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट दिए जाए, ये ऐसा पॉइंट नहीं है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन पावर। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड ह्यूमन पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेबर तो है पर स्किल्ड उतना सारा नहीं है, ये पॉइंट भी नहीं होगा, ये सही नहीं है। कॉर्डियल रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट्स, भाई गवर्नमेंट के साथ कौन सा ऐसा डील हो गया कि कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगा तो फिर यहाँ पे हब बनाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स मांगता है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। एक ही यहाँ पे सही होगा कि लोअर वेज रेट, ओके, लोअर वेज रेट जैसे कि 1 ओनली, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेज रेट यहाँ पे बहुत ही कम है, इसीलिए इंडस्ट्री का हब यहाँ पे बनाया जाता है और यहाँ का जो लेबर है उसको यूज किया जाए, ठीक है। तो फिर ये आपका हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वाला सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे which one of the following statement with regard to poverty is correct। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, ठीक है, अगर हम पॉवर्टी की बात करें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, देख लीजिए। Poverty, number 1, poverty line is determined by the monetary value of the minimum calorie intake, okay. Number B, the existing mechanism of determining poverty line takes into consideration social factors such as illiteracy, ill health, etc. और number C में आएगा आपका income and assets are the only factors associated with poverty। नेक्स्ट ये डी नंबर पे आएगा, द आइटम्स इंक्लूडेड द कंजम्पशन बास्केट आर एडिक्वेट टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन एंड द नंबर ऑफ पुअर। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का जो कैलकुलेशन था, पॉवर्टी का कैलकुलेशन कौन पहले किया, कुछ ही देर पहले ही मैंने बताई कि ये दादा भाई नौरोजी ने किया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया। और ये जो दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने पहले ये कैलोरी को काउंट किया था और अभी के टाइम में ये कैलोरी कंटेंट कैसा है, रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए ये 2400 किलो कैलोरी इनटेक है, ठीक है। और ये अर्बन के अंदर 2100 किलो कैलोरी ये चाहिए। अगर कोई भी इंसान इसके नीचे ये कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, मतलब ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है, ये कैलोरी इंटेक के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट आप देख लीजिए आंसर्स क्या होगा, आंसर्स बताइए मुझे फटाफट से, मुझे तो आंसर्स चाहिए। चलिए ये आंसर्स होगा, पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड बाय द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरी इंटेक। भाई कैलोरी की बात हमने कर दी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है आंसर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पॉवर्टी की बात करें और फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, कौन सा कर्व हम यूज करते हैं, आप कहोगे कि लोरेंज कर्व हम यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, गिनीज कोएफिशिएंट। आप कहोगे मैम ये क्या है, लोरेंज कर्व क्या है, गिनीज कोएफिशिएंट क्या है। ये इकोनॉमी के अंदर ये पॉवर्टी और कोई भी डिस्क्रिशन को नापने के लिए ये कर्व यूज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को नापा जाता है। क्या नापा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम को नापा जाता है। चलिए पहले तो आप ये बताइए, इसका आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, रैंक ऑफ इंडिया।
पढ़ के चले जाने की नाम ये क्लासरूम नहीं होता। होमवर्क जो दे रही हूँ वो कमेंट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, द ग्रुप विच रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड एज, मतलब पॉवर्टी के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेशन करते हैं और ये चले जाते हैं बहुत सारे जगह, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस इनके लाइफ में आता है। तो कौन से ग्रुप का पुअर है इकोनॉमी के, पॉवर्टी के ये क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए आंसर, पहले तो ये आंसर कीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा चार्निंग पुअर। चार्निंग पुअर देख लीजिए, यही आंसर किया था कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो फिर देख लीजिए कि ये चार्निंग पुअर होता है, मतलब इसको चार्निंग पुअर भी कहा जाता है, मतलब माइग्रेशन ज्यादा करता है, ठीक है, माइग्रेशन ज्यादा करता है। और ये देखिए ऑप्शंस में और एक है ट्रांजिएंट पुअर। ये ट्रांजिएंट पुअर क्या हो जाएगा, इसको मार्क कीजिए। ट्रांजिएंट पुअर क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट पुअर मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है ईयरली की सीजनल, कि यहाँ पे रोजगार इसका बंद है, ठीक है, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सीजनल पुअर है। सीजनल मतलब कोई भी आदमी कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उसका जो बिजनेस है वो सीजनल, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही जो सीजन है ईयरली, वो सीजन में उसका बिकता है, बाकी के वो नहीं बेच सकते, तो तभी उसका कहते हैं, उसको ये कहते हैं कि ट्रांजिएंट पुअर। ओके, और ये और नेक्स्ट देखिए ये परसिस्टेंट पुअर। भाई परसिस्टेंट पुअर मतलब कि ये हर टाइम पुअर है, मतलब इसका कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहे हैं, इसके इनकम जनरेट नहीं हो रहे हैं, ये पुअर की कैटेगरी में है तो है ही, मतलब हमेशा के लिए ये पुअर ही है, परसिस्टेंट पुअर। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which one of the following programs, ये 2022 का, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन, 21 खत्म हो गया है। Which one of the following programs is not a part of poverty alleviation program in India? चलिए, poverty alleviation program नहीं है इनमें से कौन सा, आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ये, आप आंसर कीजिए, पहले आंसर कीजिए। ये आंसर्स देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, आयुष्मान भारत योजना एंड हो गया आपका नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये जो आपका आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना क्या है आपका, आयुष्मान भारत योजना है नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। क्या है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम, ये कब लॉन्च हुआ था, 2018 को ये लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने रुपए का, ये 5 लाख का, 5 लाख तक आप इंश्योरेंस स्कीम को चला सकते हैं, ठीक है। और ये कितने बेनिफिशियरीज है इनका, 10 करोड़ बेनिफिशियरीज है, याद रखना 10 करोड़ बेनिफिशियरीज है, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज है IRDP, जिसको कहते हैं कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1980 में, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की बात करें मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को दिया गया था, फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बात करी गई थी,
फिर आ गया आपका लिविंग कंडीशंस, मतलब लाइवलीहुड की बात कर रही हूँ। लाइवलीहुड को ये बेटर कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करने के लिए ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये इशू कर दिया गया था 1980 में। ये आपका एक योजना था। तो नेक्स्ट आएगा आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये 2026 में लॉन्च हुआ है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये 2006 में ये आया है। इसका काम है, इसका जो काम है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सेम काम है, ठीक है। इसमें एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ रूरल की बात किए है, पर ये रूरल अर्बन बोथ है, ओके। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना में भी सेम ही इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट किया गया है। फिर आपका हो गया स्किल डेवलपमेंट की बात किए गए हैं, टोटल मतलब एलिवेशन, प्रॉपर्टी एलिवेशंस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है ये आपका टोटली बीपीएल के लिए, बीपीएल मतलब कि बिलो पॉवर्टी लेवल कैटेगरी में जितने सारे लोग आते हैं उन्हीं के ऊपर ये आपका नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीम में क्या था, दो तरह की ग्रांट थी। ग्रांट मतलब सरकार से ये पैसा जाएगा उनके अकाउंट में, ये आपका ग्रांट। ये 5,000 एक ग्रांट था और एक था 10,000 ग्रांट। ये 5,000 अगर बीपीएल कैटेगरी में कोई भी आदमी का नेचुरल कॉज से डेथ हुआ है, वो उसकी फैमिली 5,000 रुपीज उसके बाद मतलब मिलेगा उसके फैमिली को। नेक्स्ट ये 10,000 रुपीज है, ये एक्सीडेंटल डेथ अगर हो गया तो उसके फैमिली को मिलेगा 10,000 रुपीज, ठीक है। ये था आपका नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका वन पंचायत और विलेज फॉरेस्ट काउंसिल्स आर यूनिक टू विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन से स्टेट में ऐसे वन पंचायत का आइडिया शुरुआत किया था? बहुत ही पुराना है। अगर हम वन पंचायत की बात करें, ये 1920 में इम्प्लीमेंट, 1920 नहीं, 1921 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 1921 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। कौन सा स्टेट है वो आप बताओ, आंसर करो। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या सिक्किम? आंसर करो जल्दी से जल्दी। वन पंचायत, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री उत्तराखंड में सरकार है पुष्कर सिंह धामी जी का। पोलिनेशन पार्क, लाइकेन पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, ये सभी पार्क यहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड में और क्या है? IIT रुड़की है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हमारा गंगा आया है। यमुनोत्री से कौन आया है? यमुना आया है। ये सब ना बच्चों वाली सीन है, ठीक है। चलिए अगर अभी तक भी आप ये ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो MSP EduPath को डाउनलोड कीजिए और कोर्स पे आइए, ज्वाइन कीजिए हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स जियो केमिस्ट का। ओके, बाय।